Hello everyone, my name is Alok Mishra and today on this channel we are going to discuss a very important aspect of the upcoming NET examination in English literature. Today we will focus on the strategies, methods and our approach to ensure success in the NET examination. And for that I have called two of my friends. On my left he is Ravi, he has qualified NET examination and he will be discussing important strategies that will help you in your approach, in your preparation for the examination. And this side he is Rahul, he is an aspirant like most of you and he will be asking very important questions to Ravi, he will be answering that. और इस कन्वर्सेशन के दौरान हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारी जो भाषा है, our language is mixed. थोड़ी सी हिंदी में बात करेंगे, थोड़ी सी अंग्रेजी में बात करेंगे, so that most of you can comprehend or most of you can get the maximum benefit of this very important conversation. So before we start, let us focus on the basics. Now with the new updates, the examination is set up in two parts. One is paper 1, second is the second paper, paper 2. Instead of 3 papers as it used to be in the past. So now paper 1 gives you a massive scoring opportunity and paper 2 gives you all important questions from your subject, and that is a little elongated because paper 1 and paper 2 of the subject matter are both inherited into single paper. So how should be one's strategies? कैसे कोई व्यक्ति प्रिपेयर करे इस हिसाब से कि पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हुए पेपर 2 में मॉडरेट स्कोर करते हुए भी नेट क्वालिफाई कर ले, या फिर पेपर 1 में उत्कृष्ट स्कोर के साथ साथ पेपर 2 में भी बहुत अच्छा स्कोरिंग करके वो ये इंश्योर करे कि वो जेआरएफ के लिए सेलेक्ट हो, सो दैट उनका रिसर्च जो है फेलोशिप के साथ अच्छे ढंग से अच्छी यूनिवर्सिटी से हो पाए. सो नाउ आई विल गिव the floor to Rahul. He will be asking questions, and Ravi, he will be answering questions, and I will be moderating so that we don't miss any important aspect of this important conversation. So let's begin. ठीक है राहुल, प्रश्न पूछना शुरू करें. सर, मैं पेपर 1 का कैसे तैयारी करूं यदि मुझे हाई स्कोर लाना हो, जैसा कि बोला सर ने कि पेपर 1 जो है स्कोरिंग हो चुका है, तो उसकी तैयारी मैं कैसे करूं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके द्वारा उठाया गया है. सबसे पहले आपको इसका महत्व समझना होगा कि पेपर 1 का बहुत ही अधिक महत्व अब हो चला है. आप यदि नेट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो बहुत सारे जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं वो उनका ऐसा मानना रहता है कि मैं पेपर 2 पे ज़्यादा अभ्यास करके या ज़्यादा मेहनत करके नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, लेकिन अंततः वो फेल हो जाते हैं. तो इस स्थिति में ये देखा जाता है कि पेपर 1 बहुत ही गेम चेंजर के रूप में साबित होता है एक नेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए. तो अब आपको आगे ये देखना होगा कि पेपर 1 में किन सब्जेक्ट्स पे हम ध्यान दें. ये आपको ये अपने आप में भी देखना होगा कि हमारा कौन सा जो सेक्शन है वो ज़्यादा मजबूत है, कौन सा सेक्शन में मुझे थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि उसमें मेहनत करने की आवश्यकता है. तो ये आप देख सकते हैं. सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आती है तो बहुत छात्रों को ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों एक ही चीज़ है, या दोनों में प्रश्न, जैसे कि मैंने बीएड किया है या मैंने एमएड किया, किसी छात्र ने भी एमएड किया है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले पढ़ाई की है उसी से लिंकअप कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसान है. ऐसा क्या ऐसा सच में है? नहीं, अभी या लोगों की भ्रांति चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है अभी राहुल ने, कि जैसे जो बीएड के बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्टली बच्चे आजकल बीएड करते ही हैं, या एमएड के बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर वैसे बच्चे जो टीचिंग लाइन में ऑलरेडी हैं, तो उनको लगता है कि वट एवर आई हैव बीन डूइंग बिफोर, जो मैं करता आया हूँ, कहीं ना कहीं प्रश्न उसी स्तर के होंगे. तो क्या ये नेट का जो पहला पेपर है, प्रथम पेपर है, उसमें रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उससे उनके पास्ट का जो परफॉर्मेंस या पास्ट का जो रिकॉर्ड है कितना मैटर करता है? इस पे आप थोड़ा सा क्लैरिटी डालें. पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं. रिसर्च एप्टीट्यूड वो शायद इसलिए है कि आप नेट एग्ज़ाम पास करके रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस क्षेत्र में आप एक बेसिक नॉलेज के साथ जाएं, ये उम्मीद करके आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होता है. और दूसरा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी कहीं ना कहीं जो हम बीएड में या एमएड में जो सीखते हैं उससे थोड़ा भिन्न होता है,
क्योंकि वहाँ पर हम ये चीज़ सीखते हैं कि जो हाई स्कूल अप टू हाई स्कूल जो क्लासरूम इन्वायरमेंट के अंदर जो हमें सीखनी होती है, जो टेक्निकलिटीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों पर फोकस करता है। लेकिन नेट का जो पेपर 1 है उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पूर्णतः टेक्निकल पहलू पर फोकस किया जाता है। उसमें जो बच्चों का जो भूमिका होता है एक टीचर के साथ या एक टीचर का जो भूमिका होता है बच्चों के साथ, उस पर ना फोकस करके जो टेक्निकल पहलूज होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे बहुत सारे उसमें जैसे अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, मेमोरी लेवल टीचिंग, इस तरह से हम इसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स को केंद्र में न रख करके हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को केंद्र में यानी रखते कि जो हैं। पठन पाठन के एमए और बीए के क्लास इन्वायरमेंट में जो टेक्निकलिटीज हैं वो सेंटर में होते हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताएं बच्चों को भी कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं इस लेवल में, नेट वाले लेवल में, प्रथम पेपर में, और रिसर्च एप्टीट्यूड से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। पहले पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में वो एक तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो जो टीचिंग जो इन्वायरमेंट जो अलग अलग तरह के जो टीचिंग थ्योरीज जो दिए गए हैं इनके द्वारा दिया गया है, वो किस तरह का वो टेक्निकल एस्पेक्ट। हाँ, जो दूसरा जो पार्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसमें देखते हैं कि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको सीखना रहता है। इसमें जो अलग अलग रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ हैं, जो अलग अलग तरह के जो डेटाज होते हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और कुछ मेथोडोलॉजी को आपको डिटेल में देखना होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्रूशलिटीज़ हैं जिसको कि हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो उनको पढ़ के पार लगाया जा सकता है या उसको पास किया जा सकता है। यदि इन दोनों को अगर आगे रखा जाए, इसको छोड़ के अगर आगे देखा जाए, तो हमारे पास कम्प्रिहेंशन भी इसके बाद जो सबसे वो समझिए कि आपके जो 10 नंबर है वो कहीं नहीं जाते। हाँ, इसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो कॉम्प्रिहेंशन है। चूँकि ये 10 मार्क्स का होता है और यदि इसको आप अच्छे से करते हैं तो 8, 9, 10 तक वो कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, अप टू 8। तो और अभी इसके लिए ये बताएं बच्चों को, जो हमारे दर्शक हैं, कि किस तरह से वो इसके लिए तैयारी करें, ताकि जो पैसेज, आई थिंक 2 पैसेज होते हैं, एक पैसेज होते हैं, तो जितने भी पैसेज होते हैं उनको वो किस तरह से पढ़ें, कितना टाइम दें, मैनेजमेंट कैसे करें टाइम का परीक्षा के दौरान, और कैसे वो इंश्योर करें कि वो जो उनके मार्क्स हैं वो कहीं नहीं जाए, वो आ जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले ऐसा मुझे लगता है कि इसमें समय का उतना कमी नहीं देखा जाता, तो आप इसके लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। और दूसरी बात कि आपका पकड़ किस भाषा पे सबसे अच्छा है। अगर हिंदी में है तो आप हिंदी वर्जन को देखें, यदि अंग्रेजी अच्छी है तो आप अंग्रेजी को देखें। दूसरी बात कि आप ये समझ लें कि ये अपने आप में पूरा नहीं होता, ये कहीं से उठाया हुआ एक अंश होता है, एक एक्सट्रैक्ट होता है। तो आपको इसको टोटलिटी में समझना होगा। आप इसको 2 से 3 बार और अधिक से अधिक 4 बार पढ़ेंगे और देखें कि इसमें एक टोटलिटी में कुछ कहना चाह रहा है, और वो ही मदद करेगा आपको वो पूरे ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट लेने में। इसमें कुछ देखेंगे कि फ्रेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपको वो लाइन पढ़ करके भी उसको डील कर सकते हैं। इस तरह से आपका कुछ डेटा फैक्चुअल रहेगा, जो कि वो आंकड़ा को देख करके अटेम्प्ट ले सकते हैं। इस तरह का अगर आप तरीका अपनाते हैं तो हमें लगता है कि इसमें अच्छा कर सकते हैं। कम्प्रिहेंशन के बाद सर यदि मैं पूछना चाहूँगा, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी करते होते हैं, उधर उनको सफलता हाथ लगती है तो सोचते हैं कि चलो इस ब्रांच में ट्राई किया जाए, तो क्या उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है जो मैथ, रीजनिंग वगैरह के एक्सपर्ट होते हैं? ये क्वेश्चन है। देखिए, इसे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा अभी, जो राहुल ने पूछा, तो राहुल उन छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं जो छात्र बैंकिंग की परीक्षाएं देते हैं या और बहुत सारे जो A-level या B-level के क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो नेट वाले परीक्षा में भी प्रथम पेपर में आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स या डाटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर से भी प्रश्न रहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को एक ओवरऑल एटीट्यूड या ओवरऑल अप्रोच क्या हो बच्चों का, कि ये सारे क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं,
कैसे डील करें ताकि वो पेपर 1 उनका अच्छा जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए ये प्रायः देखा जाता है कि जो भी नेट एस्पिरेंट्स होते हैं वो अलग-अलग क्षेत्र से होते हैं और उनका कोई ना कोई जो 10 सेक्शंस हैं पेपर 1 के किसी न किसी में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता जी। है और वो उनको मदद करता है। तो अब यहाँ पर उन्हें ये समझना होगा कि जो हमारा और जो अलग-अलग जो सेक्शंस हैं उस पे हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसा कि हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें उन्हें अपने आप को अपडेट रखना होगा। ऐसा नहीं कि जो पिछले साल पूछे गए हैं वो हूबहू प्रश्न इस साल या उसी तरह के प्रश्न आएंगे। यानी कि प्रश्नों के जो आयाम हैं वो बदलते रहते वो हैं, ही बदलते वो भी ध्यान रहेंगे। रखना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हुआ, हायर एजुकेशन सिस्टम वाला पार्ट हुआ, इसमें जो वेरिएबल जो हैं उसको आपको समझना होगा। जो नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हो गए, फेक इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सारे ईयर बाय ईयर वेरी करते हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको हर दूसरे एग्ज़ाम में आपको वेरी करेंगे। तो इसके लिए आपको खुद में प्रिपेयर्डनेस रहना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमें पूर्णतः गाइड्स पे नहीं निर्भर रहना। क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम्स को अगर हम देखें तो आपको इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट का अपना वेबसाइट्स है, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करेंगे जो कि आपको एक जेन्युइन डेटा आपको मिल पाएगा। गाइड्स में क्या होता है कि वो कम से कम 1 साल या 6 महीना वो पीछे का वो डाटा उसमें रहता है, जो कि कहीं न कहीं आपको कुछ प्रश्न में वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि डाटा के लिए आपको अपने रिसर्च पर निर्भर करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। आप अपने आप को रिसर्च्ड माइंड रखें, अपने आप को अपडेटेड रखें और फिर देखेंगे कि आपका वो जो टारगेट जो है वो अच्छा से अचीव हो सकता है। ठीक है रवि। और हाँ राहुल, कहाँ अगर आपके तक पास अभी कुछ- यदि बात की जाए मॉक्स की, जैसे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की कि कितने कुछ लोग होते हैं आजकल कि तो ऑनलाइन टेस्ट जी वगैरह जी भी लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी हाँ, लेते हैं, तो बहुत उनका सारे कितना ऐसे योगदान होता है हमारी परीक्षा में? इसमें आप अपने आप को स्क्रीनिंग करने का एक माध्यम होता है कि जी। आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितने प्रश्न को आप डील कर पा रहे हैं। और होता क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट में अच्छे प्रश्न डील कर लेते हैं तो इससे होता है कि आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और आपको आगे पढ़ाई करने में अधिक वो एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो ये सही है, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन पूर्णतः फिर से कहेंगे कि मॉक टेस्ट एक माध्यम है अपने आप को वो करने का कि मेज़र करने का कि हम कितना डील यानी कर कि सकते मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स के अनुसार आपको ना अंडरवेल्म होना है ना ओवरवेल्म होना हैं। है। ओवरवेल्म वो बस एक होना है। माध्यम है हाँ, ये देखते रहने का कि आपकी तैयारी कितनी है। कितनी सर है। एक मेरा एक और प्रश्न है जो कि अधिकतर छात्र ऐसा फेस करते हैं। हुँ। जब परीक्षा में बैठते हैं, घर पे तो सेट अच्छे से लगा लेते हैं, हुँ। जब परीक्षा के दौरान बैठते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि मैं पीछे रह रहा हूँ और फिर अंत में आता है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो बिल्कुल। क्या प्रश्न नहीं छूटे, ऐसा कोई मतलब कि उसके लिए टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सेट किया जाए, या क्या उसके लिए हम मॉक्स घर पे दें तो एक टाइमर सेट करके इतना देर पहले बना लें, इस तरह का कुछ है? मेरा जो अनुभव है, अपना अनुभव है, जी। ये है कि पेपर 1 के लिए या इवन पेपर 2 के लिए भी आपका टाइम पर्याप्त होता है। यदि आप मैथ्स का अच्छा पकड़ रखते हैं तो आपका टाइम कभी कमी नहीं होने जा रहा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले जो 10 सेक्शंस हैं आप उसको ये समझ लें कि आपको कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा जी। सेक्शन अच्छा। वीक को आप ज़्यादा उसको कवर करने की कोशिश करें। जो आप जी। स्टिपुलेटेड जो टाइम जो बना रखें 6 मंथ्स का और 1 ईयर का, जी। उसके हिसाब से आप उसको वो उसके लिए प्रिपेयर करें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में ये कंप्यूटर जो आईसीटी वाला जो सेक्शन है उसमें भी जो प्रश्न का पैटर्न है वो हर साल बदलता है। ऐसा देखा गया कि बाइनरी डिजिट से कई बार पूछा गया है। जी। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि उसमें बाइनरी डिजिट का कैलकुलेशन पे आधारित रहते हैं, जो कि तो इसमें आपको समझना होगा कि बाइनरी डिजिट सिर्फ 0-1 ही जानना नहीं है, बल्कि उसको जो डेसिमल नंबर सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि उसका कैलकुलेशंस भी आपको जानना होगा अगर उसको वो पूर्ण रूप से करना चाहते हैं एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा सर, कभी कभी मैंने देखा है कि जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो वो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ जो पीएचडी की एंट्रेंस लेती है देने के लिए, तो उन मतलब कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को एक जगह मतलब कि गैदर किया जाए और उसको देखा जाए, तो कहाँ तक हमारी ये नेट में परीक्षा में हेल्प करता है?
बिल्कुल पहले आप ये समझ लें कि जो अधिकांश यूनिवर्सिटी जो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर सेट करते हैं वो कहीं न कहीं नेट एग्ज़ाम का जो जी। पेपर 1 होता है उसको जी, जी। ध्यान में रख कर के रख के वो करते हैं। पैमाना रखते हैं। तो ये सही है कि आप एक उसको ये समझ सकते हैं कि अगर हम इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ का उसको इकट्ठा करके प्रिपेयर करते हैं तो आपको मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। जी, क्योंकि वो उसका वो नेट का पेपर एक का ही पैमाना है। मॉडल वो मानकर चलते हैं और उसी के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। अब जी। रवि, जैसे अब इस कन्वर्सेशन के अंत की तरफ अगर हम बढ़ें तो एक दो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला तो ये कि एक आइडियल टाइमलाइन क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने अभी एमए पास किया है, तो बिल्कुल। क्या वो ये प्रयास करे कि मैं इसी 6 महीने में ये कर लूँ, या एक आइडियल या रियलिस्टिक टाइमलाइन वो सेट करे कि नहीं, मैं 6 महीने नहीं 1 साल देता हूँ ताकि मेरे पास एक पर्याप्त टाइम हो पेपर 1 एट द सेम टाइम पेपर 2 को भी पेपर अच्छे से प्रिपेयर करने का। तो क्या आपके अनुसार वो होना चाहिए टाइमलाइन? इसमें वैसे हाँ, जहाँ तक टाइमलाइन की बात है कि एक एस्पिरेंट्स को कितना समय लेना है, नहीं लेना है, तो ये निर्भर करता है कि उनके जो ग्रेजुएशन और पीजी के दरमियान कैसी तैयारी हुई है। यदि उनका जो ग्रेजुएशन और पीजी का जो सिलेबस है वो अच्छे ढंग से कवर कर लिया गया है, वो डिटेल्ड में पहले से ही उसके लिए वो प्रिपेयर्ड हैं, तो उन्हें उन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हमें लगता है कि 6 महीना बहुत पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर करने के दोनों लिए। कवर करने जी के हाँ। लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को वो ग्रेजुएशन और पीजी जो है वो अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हुई है किसी कारणवश, तो उनके लिए जो समय निर्धारित जो उचित लगे वो 1 साल हो सकता है और वो 1 साल में वो अच्छे ढंग से तैयारी कर यानी सकता कि है। कहीं न कहीं जो रवि का कहना है वो ये है कि वो अपनी बौद्धिक और अपने पीछे के बैकग्राउंड वाली क्षमता पर निर्भर करता है किसी बच्चे का। अगर कोई किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में, तो उनके लिए नेट पेपर 1, पेपर 2 दोनों कंबाइंड अपेक्षाकृत सरल हो जाते हैं और वो 6 महीने में चाहें तो एक रियलिस्टिकली टारगेट सेट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं पे कुछ वैसे बच्चे भी हैं जिन्होंने किसी कारणवश, जैसा कि रवि ने कहा, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उन्हें मुझे लगता है रवि, एक बिल्कुल। ओवरव्यू के साथ-साथ थोड़ा-सा उन्हें डिटेल में भी जाना होगा, जाना अपने विषय वस्तु पे बिल्कुल, और बिल्कुल। साथ ही साथ पेपर 1 के भी। तो वैसे बच्चों के लिए 1 साल का आप कह रहे हैं कि अगर वो गिवन दैट कि वो अच्छे से यहाँ भी पढ़ें पढ़ें तब। तब। यानी कि यस। कहीं न कहीं viewers, you'll have to be prepared and it's all up to your own capabilities. How did you do previously? How are you prepared to do this time? So it all depends upon you. What do you say? बिल्कुल। अब ये पूर्णतः जो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उन पर निर्भर करता है कि वो कितने समय में अपने आप को तैयार जी कर हाँ, सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। यानी कि कहीं न कहीं एक सेल्फ एनालिसिस की बात होती है। बिल्कुल। वो बच्चों को स्वयं करना होगा। एक राहुल। पॉजिटिव अप्रोच के साथ जी हाँ, परीक्षा पॉजिटिव में अप्रोच जाते के हैं। साथ प्लस एक रियलिस्टिक अप्रोच के जी। साथ कि मेरे ये वीक पॉइंट्स हैं, मेरे ये ये स्ट्रॉन्ग strong points पॉइंट्स हैं। हैं। और अभी वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो एक जैसे पेपर 1 के बारे में मैं एक प्रश्न अभी मेरे मन में आया कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ये वीक पॉइंट है। जैसे बिल्कुल। कंप्यूटर कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, नहीं अगर वो होती है। पुराने बच्चे हैं या फिर पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन अब उन्होंने सोचा चलो नेट करते हैं। तो अब उनके लिए कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये नई चीजें हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? वैसे किसी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या मेरा ये वीक पॉइंट है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करें या उन्हें वो साइड करके वीक पॉइंट्स जो है उनका उन पे ज़्यादा फोकस करें स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखते हुए कि चलो मैं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ, ये कर लूंगा। स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का ये जो गेम है वो समझाएं। जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो तो देखें ही, उसको जी। भी ना छोड़ें। जी। लेकिन जो वीक सेक्शन है उसको तो अधिक देखें, क्योंकि पेपर 1 आपका स्कोरिंग होता है। आप इसको किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपका ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 80-70% हमारा स्कोर हो, ताकि वो जो पेपर पेपर 2 2 है उस पे ज़्यादा लोड ना हो और हम जी। आसानी से इसको यानी कि आपका ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को वहां पे रखते हुए ठीक है उसकी प्रैक्टिस भी हो, बिल्कुल। बट वीकर पॉइंट्स शुड बी फोकस्ड मोर। मोर। Rahul, as a student, how do you feel? Like there are some strong points and there are some weaker points. Certainly, everyone has some strong and Yes. weaker points. So, how do you do? Like in previous examinations or right now in your approach for the net examination, how do you feel? Like should you go for strong points and ensure you get the maximum marks there, or you should be going for the weaker points and
practice more and more so that you score good in strong and you also fare well in the weaker points? How do you do it? So in previous examination, I have studied very well, Mhm. and I found that whenever I found my strong zone, Mhm. I go for that. First of all, I solve those questions in which I am confident Mhm. and very sure that this is the right answer. And when I solve those questions that are in Weaker my points. hand, Mhm. yeah, that are in my strong zone, Uh-huh. then I feel confident, and it Mhm. helps me to solve those questions that are less probable, just less probability for me यानी to कि solve. आप Here, हाँ राहुल here I want to add one point that uh, uh, we all know that there is no provision of negative marking Mhm. in it. So we should not fear of negative marking at all. So we should attempt maximum. We Yes, should it gives us freedom to go for more and more questions to solve it. As far as stronger and weaker sections in an aspirant's attitude or aspirant's knowledge is concerned, then first of all, dear friends, you have to be focused and you have to be realistic in self-analysis or self-diagnosis. What are your strong points actually? If suppose we have a scale 1 to 100, then what is your stronger and what is your weaker section? Is it 50-50? Is it 60-40? Is it 70-30? So that ratio should determine your attitude or your approach. So if you have more stronger sections and you have normal or say negligible weaker sections, then you should focus on your stronger sections, score well there. You can leave 2, 3, 4, 5 marks, no worry, because I am scoring 95 anyhow. But if you have weaker parts and it exceeds more than 50%, then you need to work hard. There is no other excuse for that. And you need to focus on your weaker points because those are your scoring opportunities. You don't have much in your stronger section. So, as Ravi said, as Rahul said, and as we all should agree, एक एस्पिरेंट के अपने क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कैसे अप्रोच यहाँ पे करेगा। जहाँ तक की बात होती है स्ट्रेटजी की बात होती है, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, तो वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है, आपने पहले कैसे किया है और आप इस एग्जामिनेशन से क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं। व्हाट इज योर सेल्फ एनालिसिस? क्या आप बस नेट निकालने की तरफ देख रहे हैं तो आपका काम आसान हो जाता है? क्या आप वैसे छात्र हैं जो शोध छात्र बनना चाहते हैं, शोधार्थी बनना चाहते हैं, एक अच्छा रिसर्च बनाना चाहते हैं, then you have to focus more on your second paper and at the same time you have to ensure that your first paper is qualified with flying colors so that you have a little relief in your second paper. और जहाँ तक बात होती है एक JRF के साथ रिसर्च करने की, तो आपका second paper you have to assume it has to go blasting, ये अच्छा हो यहाँ पे। अभी इस वीडियो में हमने फोकस किया फर्स्ट पेपर पे, हमने थोड़ी theoretical बात की, हो सकता है वीडियो आपको लंबा लगा हो, but we have covered most of sections एस्थेटिकली। हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस करने का प्रयास किया। हमने आपको प्रिसाइज पिन पॉइंट्स नहीं बताए कि 1 2 3 ऐसे स्कोर करना है, कंप्यूटर में ये करना है, ये क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस देखो। फॉर दैट वी विल क्रिएट अ न्यू वीडियो। बट अगर आपने ये वीडियो सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि छात्र के व्यू पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट के व्यू पॉइंट्स क्या होते हैं और मॉडरेटर के व्यू पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलना है। आई एम बीइंग स्मग आई थिंक, बट द पॉइंट इज कि ये वीडियो आपको सेल्फ एनालिसिस करने में, सेल्फ डायग्नोसिस करने में और अपनी क्षमताओं का उचित आकलन करने में हेल्प करेगा। स्ट्रॉन्गर वीकर पॉइंट्स खोजने में, आपके एक्सपर्टीज एरियाज खोजने में, आपके गोल को सेट करने में कि आपका इस एग्जामिनेशन से, आने वाले नेट एग्जामिनेशन से आउटकम क्या आपको चाहिए। So in the next video we'll cover many other aspects and some experts and maybe more aspirants and experts will be there and we'll be focusing on many other things. पिन पॉइंट पे हम बात करेंगे, क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए उससे बात करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे और सेकंड पेपर भी बात करेंगे। So for now this is it I think and yeah thank you Mr. Ravi for coming here और हमारा मदद करने के लिए बिल्कुल हाँ, तो आपकी तरफ से धन्यवाद, मेरी तरफ से धन्यवाद and very soon we will be meeting once again. So Ravi, I give you the final words. फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और इस बार जो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो जो प्रिसाइजली अलग अलग जो सेक्शंस हैं उस पे हम लोग बात करते हुए दिखेंगे और पेपर 2 के बारे में भी बहुत सारे बातें होगी। So for now my friends, thank you and this is it on the channel and please share this video with others, to those
it should reach who actually want to understand their expectations and their realistic assessments. So for now, this is it, and we'll be meeting very soon in the next video. Thank you. Have a good day.